चलिए, एग्ज़ाम आप दे करके आ गए हैं और ज्ञान घर से आपको मैं बता दूं कि जो मैंने डिस्कशन कराया था, जो सेट कराया था, उससे 40 क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट। कितना क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। डिस्कशन आपने देखा होगा, कंप्लीट आपने सेट देख लिया होगा, तो आपको ये क्वेश्चन का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, यानी ज्ञान घर आपका 40 क्वेश्चन जो है साइंस में डायरेक्ट सेट से करा दिया है। ठीक है, आपके पास वीडियो है, आप चाहे तो वीडियो पे देख सकते हैं। हमने जहाँ तक जो जो फार्मूला लिखा है वहीं से भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कंसेप्ट बताया है भाई वहीं से क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग आइए क्वेश्चन का जो पूछा है उसको हम लोग डिस्कशन कर ले। क्या डिस्कशन कर ले, आंसर हम लोग निकाल लेते हैं इसका। बहुत लोग क्या किया ना कि चैनल ज्ञान घर नया चैनल देख करके बहुत लोग देखे भी नहीं थे। ठीक है, लेकिन नहीं देखे थे और जिनका व्यूअर ज़्यादा था, भीड़ ज़्यादा था, उनका देखे तो उधर से कुछ आया ही नहीं, आया होगा बहुत इक्का दुक्का आया होगा। लेकिन ज्ञान घर के चैनल से 40 क्वेश्चन, 40 प्लस हम अभी डिस्कस करेंगे। आपके पास पूरा वीडियो पड़ा है, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए कभी भी किसी की व्यूअर या किसी का लाइक कम देख करके ये एनालाइज मत किया कीजिए कि इसके पास गुण कम है। आपको अगर मिल रहा है कंटेंट उसको लीजिए। ठीक है, ये मत देखिए कि भीड़ है या नहीं है। आंसर पे आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, जो क्वेश्चन पूछी है ये आज का जो पेपर है, आज वाला पेपर 9th 10th के लिए पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हीट इंजन कार्बोरेटर इज यूज्ड। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार के उष्मा इंजनों में से किसमें कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ये कार्बोरेटर यूज किया जाता है पेट्रोल इंजन के लिए। किसके लिए? पेट्रोल इंजन के लिए। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा आपका? पेट्रोल इंजन, सी है, यानी 140 का सी नंबर आंसर आ जाए करेक्ट। पेट्रोल इंजन के लिए कार्बोरेटर का ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल नॉट प्रोड्यूस न्यू मैग्नेटिक पोल्स। कह रहा है कि कौन जो है नया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये आपको यानी हमने बताया था जब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पढ़ा रहे थे क्वेश्चन के थ्रू, सेट के थ्रू, तो हमने वहां पे बताया था कि जब स्टेट करंट वायर में जो हमारा क्या कहना, स्टेट वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो उसमें न्यू पोल हमारा मैग्नेटिक का जनरेट नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। यानी 145 का क्या, यानी ये सेट जो है ये सेट डी का है, सेट डी का है आपके पास ये आंसर। ठीक है ना, साइंस सेट डी। ठीक, चलिए, तो 145 का क्या आंसर हो जाएगा? सीधे तार में विद्युत प्रवाहित करने पर ये नए चुंबकीय बल नहीं देगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, इसका होता है वोल्ट पर एम्पियर। क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर, और इसमें दिया नहीं है वोल्ट एम्पियर। ये हमारा लगता है कि नन ऑफ दीज आंसर होगा इसका ही, यानी 149 का क्या होगा? ई नंबर आंसर होगा। चलिए, कॉस्मिक रेज जो होता है, ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होता है, अनचार्ज पार्टिकल्स भी होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा? मोर देन 1, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या आएगा? यानी जहां से हमारे पास आया है वहां से शायद फॉर्मेट वगैरह में सही नहीं है, तो हमारा 144 का आंसर क्या आया? सी नंबर। 145 का क्या आंसर आया? बी नंबर। 146, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन। ये डायरेक्ट सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वीडियो में देखिएगा आप। डायरेक्ट क्वेश्चन, लेंज लॉ। लेंज लॉ किससे आधारित है? एनर्जी से रिलेटेड है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी डायरेक्ट सेट का ये आंसर है। आपके पास वीडियो है, चाहे तो आप देख सकते हैं। यही क्वेश्चन यानी डायरेक्ट यही, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 2 कॉपी यही क्वेश्चन आज पूछा गया और यही क्वेश्चन सेट में भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन सर्किल किया हुआ आपका, ये क्वेश्चन सेट में कराया हुआ, ये क्वेश्चन आपके पास आज एग्जाम में पूछा है। ठीक है, हाँ, आप भले ये गलती किए होंगे कि हाँ अभी नया चैनल है, व्यूअर कम है तो क्या देखे, लेकिन आपको ये चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन 40 प्लस, इससे ही क्वेश्चन आया है। जो मामूली 12 से 10 सेट में इतना क्वेश्चन टकरा सकता हो, अगर मैक्सिमम सेट आता तो फिर क्या, आप सोच के देखिए आपका लेवल क्या होता। आइए, टाइम करना किल करें, हम लोग आंसर में आ जाते हैं। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द फॉलोइंग इज, यानी निम्नलिखित में से उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। सबसे अधिक कुचालक लिख दिया, यहाँ लिख दिया एमंग द पुअरेस्ट लिख दिया है। पुअरेस्ट लिख दिया तो पुअरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? लीड हो जाएगा। पुअरेस्ट क्या हो जाएगा? लीड हो जाएगा। हिंदी में कुछ और लिख दिया इंग्लिश में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीड हो जाएगा। इससे यानी 147 का क्या आंसर है? ए नंबर लीड आंसर है आपके पास।
द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैंने कल सेट में कराया था NIA फॉर्मूला लिखाया था डायपोल मोमेंट इनका, मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने फॉर्मूला लिखाया था NIA। N क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या था, करंट था, A क्या था, एरिया था, इसका यूनिट आया था एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी 144 का 148 का आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, 148 बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए उसके बाद आपका हो गया 150 का क्या आ गया, आपका डी नंबर आंसर है। लेंज लॉ नियम है ऊर्जा पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग कोई एक ही हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, इंग्लिश वाला को कर देते हैं, हिंदी वाला आप कर लीजिएगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश सेम है ना। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो कट किया जाता है क्रूकेस ग्लास को किया जाता है, किसको किया जाता है, क्रूकेस ग्लास को किया जाता है। करेक्ट आंसर आपके पास क्रूकेस ग्लास होगा। ये हमने सेट में नहीं कराया, जो नहीं कराया उसके बारे में नहीं कराया, ये नया क्वेश्चन है आपके पास, जो हम कराएं उसके बारे में हम बताएंगे। आइए, द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस, ये जो डिफ्यूज करता है डस्ट पार्टिकल की वजह से, किसकी वजह से, डस्ट पार्टिकल, यानी 139 का ए हो जाएगा डस्ट पार्टिकल्स का करेक्ट आंसर। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द वैक्यूम इज, वैक्यूम की बात करें, इस स्पेस की बात करें, हर जगह जो हमारे पास, चूंकि लाइट की दो नेचर का होता था, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर जो हमारे पास वेव है लाइट का ही है, इसमें स्पीड आता था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी सी नंबर इज करेक्ट आंसर, 140 का सी इज द करेक्ट आंसर, सेट डी का। चलिए नंबर नहीं बोलेंगे, नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्वेश्चन से आप आंसर मिला लीजिएगा। केपलर सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन, यानी केपलर का द्वितीय नियम जो था वो आधारित था एंगुलर कोणीय मोमेंटम, कोणीय संवेग पे। फिर से याद रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम का जो हमारे पास, सॉरी, केपलर का द्वितीय नियम जो था वो एंगुलर मोमेंटम के संवेग से, यानी एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड था, यानी आंसर क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्लास आपने, मैंने जब मोशन में दिया था तो मोशन में मैंने लिखा दिया था वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि और अदिश राशि, डिस्टेंस और सॉरी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट आंसर इज द स्पीड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू, हमने आपको बताया था एक दो तरह लिखा था, क्या लिखा था, एक लिखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और लिखा था एक, क्या लिखा था, ये भी डायरेक्ट सेट का है आपका, और फोटो वोल्टिक स्पेस, फोटो वोल्टिक स्पेस, ठीक है, वोल्टिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो ये जो हमारे पास सोलर एनर्जी कन्वर्टर होता है ये फोटो वोल्टिक सेल की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, फोटो वोल्टिक सेल की वजह से होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हम लोग, कुछ क्वेश्चन में आगे पीछे होगा तो इसको मैनेज कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन क्या, इन ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट ऑन इट्स, इमेज जो ह्यूमन मानव आंख में जो नेत्र में इमेज बनता है, कहाँ बनता है, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, कहाँ बनता है, रेटिना पे, रेटिना इज द करेक्ट आंसर। साउंड वेव्स ट्रेवल इन फास्टेस्ट, साउंड वेव्स किस में ट्रेवल करेगा सबसे ज्यादा, सॉलिड में, ठोस में करेगा, कहाँ करेगा, ठोस में, ठोस इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक्स प्लेस, ये कहता है गैस से लिक्विड, क्या कहता है, गैस से लिक्विड करता है, गैस से लिक्विड करता है। आइए, द पावर ऑफ लेंस इज मेजर इन डायोप्टर, यानी पावर ऑफ लेंस डायोप्टर। इस बार क्वेश्चन कुछ, यानी कुछ क्वेश्चन इजी रख दिया है, इसलिए 50 या 50 प्लस के राउंड ऑफ कट ऑफ रहने की चांसेस है, ठीक है। चलिए, लाइटिंग कैन इवन बर्न अ ट्री बिकॉज इट कंटेन्स ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी ये रखता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आप देखते होंगे जो ठनका वगैरह गिरता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर के आता है जिसे प्लांट को जला देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फिनोमेनन इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी इज, इसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आप मिलाते जाइए, यूट्यूब पे सबसे पहले और करेक्ट आंसर जो आपके पास जा रहा है ज्ञान घर के तरफ से, ठीक है, यानी जिन्होंने हल्का लिया उन्हें लॉस हुआ, प्लीज अब हल्का मत लीजिएगा ज्ञान घर को। व्हाट आर प्लांट पिगमेंट्स, मैंने ये बताया है, जिस तरह से ह्यूमन में हीमोग्लोबिन क्या है, ब्लड पिगमेंट्स है, उसी तरह से प्लांट में भी ब्लड पिगमेंट होता था क्लोरोफिल, उस क्लोरोफिल कलर होने रखने के कारण उसको क्रोमेटोप्लास्ट भी कहा जाता है, क्रोमोप्रोटीन कहा जाता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट आर
प्लांट पिगमेंट्स, क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। बोटुलिज्म इज है, ये है आपका फूड बॉर्न इन्फेक्शन है, फूड बॉर्न इन्फेक्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये भी बता करके हम आपसे जब पढ़ा रहे थे आपको क्या, डीएनए और आरएनए, फॉस्फेट बॉन्ड जब पढ़ाए थे तो वहां पे हम बताए थे आपको कि जो हमारा न्यूक्लिक जो एसिड का जो बेसिक यूनिट्स होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। तो यानी हमारे पास द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्सेस, ये जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होता है, किसके प्रोटीन में होता है हमारा, ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्सेस ग्लाइकोप्रोटीन्स, बिल्कुल करेक्ट एंटर जो है आंसर है आपके पास। आयोग का आएगा, आयोग का से भी जो आंसर आप मिला लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन मतलब डी ई ऑप्शन होने की वजह से एक आध क्वेश्चन इधर उधर होगा, अदरवाइज करेक्ट आंसर है पूरा, ठीक है। चलिए, यानी सबसे पहले सबसे फास्ट आंसर देने वाला ज्ञानघर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज कौन नहीं है। देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज आप समझते हैं क्या होता है, यानी डिफिशियंसी मतलब क्या कहते हैं, हमारे पास एंटीजन हमारे डेवलप नहीं है जिसके कारण जो पैथोजन बाहरी वाला चीज उसको रोक नहीं पाता है। इसमें देखिए पोरियोलाइसिस जो होता है ये अलग चीज है, वीटीएलओ जो है हमारे पास, अल्जाइमर डिजीज जो है, ये सब हमारा इम्यून से ही रिलेटेड डिजीज है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर, मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर आ जाएगा इसका। अगर इज ऑप्टेन, ये हमारा अलगी का पार्ट है, ये यूलोथ्रिक्स से आता है, किससे आता है, किसी किसी बुक में सरगैसम भी लिखता है, किसी किसी बुक में सरगैसम भी लिखता है। अब यहां देखना है कि आयोग कौन सा आंसर लेगी, अगर दोनों को लेगी तो बोथ जाएगा, अगर इसको सरगैसम लेगा तो आंसर ये जाएगा। किसी किसी बुक में एनसीईआरटी में सरगैसम लिखा है, ठीक है ना, और रेफरेंस बुक अगर देखिएगा एस्चंद वगैरह का तो वहां पे यूलोथ्रिक्स भी लिखा हुआ, सरगैसम भी लिखा हुआ, दोनों लिखा हुआ, इसीलिए यहां पे डाउट है। हो सकता आयोग क्या लेती है, बुक से आप तो मतलब नहीं ना, आयोग जिसका आंसर करेगा वही, तो यहां पे आपका थोड़ा संशोधन की जरूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके पास, हमने बताया था ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, हमारे पास इंसुलिन है, लास्ट में आईएन लगा हो, ये भी तरीका बताया था मैंने, लास्ट में आईएन लगा होगा क्या कहलाएगा, प्रोटीन कहलाएगा। तो यानी इंसुलिन कैसा होता है, प्रोटीन होता है। नाइट्रोजन इज नॉट इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ, जब हमें पढ़ा रहा था क्या पढ़ा था, फूड पढ़ा रहा था, बताया था वहां पे, यानी कार्बोहाइड्रेट CH2O होता है, इसमें नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होता है। क्लोरोफिल में मेजर कंपोनेंट हमारे पास नाइट्रोजन है, तो यानी कह रहा है क्या आपके पास, क्वेश्चन ये कह रहा है कि नाइट्रोजन इज नॉट इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट, मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए नाइट्रोजन जरूरी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडेटरी डिजीज, मतलब आनुवंशिक बीमारी कौन है, लेप्रोसी, लेप्रोसी आनुवंशिक बीमारी नहीं है, खान पीन की कमी से होती है, यानी जिसको आप क्या कहते हैं, लेप्रोसी के एक हिंदी में एक बहुत अच्छा नाम है, अभी एग्जैक्ट नहीं आ रही, ये कैटरेक्ट, ये रेटिना से रिलेटेड, देखने से रिलेटेड, तो ये दोनों हमारा जेनेटिक डिजीज नहीं है। ये क्या है, फिनाइलकीटोनुरिया जो है, फिनाइलकीटोनुरिया का मतलब यूरिया हमारे क्या कहता है, यानी ग्लूकोज से रिलेटेड है हमारे पास। शुगर डायबिटीज, अब जो शुगर को भी जो है हेरिडिटी डिजीज में लेने लगा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फिनाइलकीटोनुरिया, फिनाइलकीटोनुरिया। ये भी क्वेश्चन मैं कराया था आपको, क्या रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ये हमारे पास आरक्यू क्या है, रेस्पिरेटरी कोसेंट है, रेस्पिरेटरी कोसेंट, इसका हम रेशियो बताए थे कि आरक्यू जो होता है CO2/O2 होता है, CO2/A2 होता है रेशियो, तो इसका एकदम करेक्ट डिस्कशन में, सेट में नहीं, जब ये आरक्यू हमने क्वेश्चन सेट में डाला था तो वहां पे हमने रेस्पिरेटरी क्वेश्चन लिखा था, डायरेक्ट फॉर्मूला के आधार पे था, वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। डीएनए इज मेनली फाउंड इन, डीएनए फाउंड किया जाता है कहाँ, न्यूक्लियस में फाउंड किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग, इसको एकदम मिलाते जाइएगा, मिला लीजिएगा, और अगर आप ज्ञानघर के वीडियो को पूरा देखे हैं तो जरूर थोड़ा तो कमेंट बनता ही है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल ज्ञानघर से आया है 40+ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ईमानदारी से, ठीक है। चलिए ये क्या हो रहा, हाँ आइए क्वेश्चन में, इंटरकोस्टल मसल जो होता है ये रिब्स के अंदर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, रिब्स के अंदर पाया जाता है, रिब्स के अंदर पाया जाता है। इंटरकोस्टल मसल कहां पाया जाता है, रिब्स के अंदर पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिब्स होगा। जियोकार्पिक फ्रूट जो होता है ना जी के, जियोकार्पिक फ्रूट उसको कहते हैं जो अर्थ के अंदर ही पकता है, अर्थ के अंदर ही पकता है, उसी को हम लोग जियोकार्पिक। अगर यहाँ पे पीनट वगैरह आता
तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। पीनट भी होता है, ग्राउंड नट भी होता था। आंसर क्या हो जाएगा आपका 114 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर ये भी आपको सेट में हम कराए हुए हैं 2n बराबर 46, 2n बराबर 46 डिप्लॉयड। इसी के न्यूक्लियस हमारे पास 2 हो जाएगा तो उसी को हम लोग कहते हैं डिप्लॉयड। तो कितना हो जाएगा क्रोमोजोम 46। ये डायरेक्ट हम आपको डिस्कशन में सेट में कराए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। फॉर आइडियन स्टार्च हैज द स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर। जब हम लोग बताए थे, क्या बताए थे पॉलीमर जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम आपको बताए थे कि एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन जो होता है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर। सिंपल पॉलीमर नहीं, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, ये हम आपको बताए थे और इसका स्ट्रक्चर से हम रिलेटेड बताए थे। बस 4 यानी यहाँ पे सिर्फ ये ऐड कर दिया है, बाकी ये सारा चीज सिमिलर है। आपका वीडियो देखिएगा, आपके पास पूरा वीडियो है देखा हुआ, आप देख सकते हैं। गलत नहीं बोला जा रहा, जो हमने कराया है बस वही चीज ईमानदारी से हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगला प्रश्न आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। इसमें जो मोस्ट एबंडेंट एनिमल है कोलाजन है। कौन है, कोलाजन प्रोटीन है जो मस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स है। ठीक है, प्रोटीन हमारे यानी मस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, कोलाजन। ब्लड की बात नहीं किया है, एनिमल्स में बात किया कि मोस्ट एबंडेंट क्या है तो कोलाजन है। नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, सन हेम्स जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लोएम से। कहां से किया जाता है, फ्लोएम से किया जाता है। आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड फ्रॉम द, ये लाइसिन होता है। क्या होता है, यानी बेसिक एमिनो एसिड जो होता है हमारे पास लाइसिन होता है। आइए अगला प्रश्न। थोड़ा ये क्या कहते हैं, दिख रहा है क्वेश्चन, नहीं दिख रहा, थोड़ा दिक्कत आ रहा है, थोड़ा सा लोड ले रहा है, तो कोऑपरेट करिए। चलिए आ गया। क्या करा, द डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटोज। 107 नंबर क्वेश्चन ये होता है, फीमेल मॉस्किटोज होता है, उसको हम लोग एडेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एडेस कहते हैं। एनोफिलेस भी कहते हैं, नाम से जानते हैं, और एडेस के भी नाम से जाना जाता था, यानी मेनली आपको एडेस के ही नाम से जाना जाता है। तो 107 का नंबर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम ये भी कराया हुआ आपका। प्रोटीन सिंथेसिस ये तो आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ट्री में ये इससे पहले जो एग्जाम हुई थी तो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन रिपीट किया है। तो मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस, ये भी आपको कराए हुए थे। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन ग्रीन हाउस गैस है, आर्गन नहीं है। तो आर्गन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है, आर्गन इज द करेक्ट आंसर। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी करेंसी ऑफ एनर्जी कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है, यानी 110 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग्स, कंगारू बच्चे देते हैं, लोरिस भी बच्चे देते हैं। इक्निडिया जो होता है, इकिंडिया, ये आपको देता है, क्या देता है, अंडा देता है। यानी मैमल्स है, यानी अंडा दे करके जो बच्चे उसके आते हैं उसको मिल्क पिलाते हैं, लेकिन अंडा देते हैं। क्या देते हैं, अंडा देते हैं। मैमल्स कहते ही उसको है जो अपने बच्चे को मिल्क पिलाए। ठीक है, आइए। द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होता है इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कैसिन। ये क्या करता है ना कि जो बच्चे में अगर जो बच्चा दूध पीता है उल्टी कर देता है, उसमें पचता नहीं है दूध, जिसके कारण उसमें रेनिन की कमी है, रेनिन की कमी है। रेनिन दूध पचाने में काम करता है। ये जो होता है स्टमक यानी गैस्ट्रिक जूस में होता है। कहाँ होता है, गैस्ट्रिक जूस में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गैस्ट्रिक जूस हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न पे, यानी पूरा आपका आंसर हम कराते जा रहे हैं, आंसर मिलाइएगा जरूर। आज जिन्होंने ज्ञान घर का वीडियो पूरा देखा हो जरूर बताएंगे कमेंट करके। चलिए देखिए, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 अल्कली मेटल्स एक्स, वाई और जेड है। एक्स का कितना है, -3.05, और वाई का कितना है, -1.66, जेड का कितना है, -0.40। देखिए आपको पता होगा नेगेटिव वैल्यू बड़ा होता है कि छोटा होता है। नेगेटिव वैल्यू में अगर बढ़ते चला जाएगा तो उसका जो एक्चुअल मान देखा जाएगा तो उसका घटता हुआ मान माना जाएगा। क्या माना जाएगा, घटता हुआ मान जाएगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या देगा, रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बेहतर होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ देखिए -3.5 क्या दिया है। आपसे पूछा क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्या दिया, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका मिनिमम होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है इसको हम लोग
ये केमिस्ट्री, ये जो है आपका पूछा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। किसे पूछा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल को हम लोग ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एसआरपी दिया है, क्या दिया है? रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मिनिमम होगा वो बेहतर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मिनिमम कैसे डिसाइड करेंगे? -3 है और ये हमारा क्या -4 है। -3 और -4 के बीच में, सॉरी, -3 और -0.4, तो -0.4 बड़ा है विथ रेस्पेक्ट टू -3.5। इसके वजह से क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या होगा? मिनिमम वैल्यू है, तो ये बेहतर हमारा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये हमारा जो -3.5 किसका दिया हुआ? एक्स का दिया हुआ, तो एक्स सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपको डायरेक्ट हम कराए हुए हैं, डायरेक्ट कराए हुए हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीओ इन सीओ ई एन, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो आपका दिया हुआ कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल, ई एन है 2। ई एन जो होता है ये बाइडेंटेड है। क्या होता है? बाइडेंटेड, यानी एक ई एन 2 कोऑर्डिनेशन नंबर के लेके आएगा, तो 2 ई एन कितना? 4। और हमारा सीएल है, सीएल मोनोडेंटेड है, एक सीएल 1, तो 2 सीएल कितना? 2, तो 4 और 2 कितना? 6। मैक्सिमम आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक ही पढ़ना है क्लास 12 के अंदर तक, ठीक है। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 इज द करेक्ट आंसर। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिक्रिक एसिड, ये आपको हम कराए हुए थे डिस्कशन में। क्या बताए थे? ऑर्थो और मेटा, ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड और एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यानी आप इसको क्या कह सकते हैं? 2, 4, 6 पे हमारा दिया है, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 पे दिया है। ये हमारा ट्राई नाइट्रोफेनॉल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रो। ये भी आपको मैंने सेट में करा करके है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, विटामिन B12, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, वो जो पूछा हुआ था मैंने उसी को सेट में डाला था और वो क्वेश्चन फिर रिपीट कर गया। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने करा करके हूँ आपको। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, मैंने बताया कि सिंगल बॉन्ड जहां भी होगा ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई। यहाँ स्ट्रक्चर बनाइए, इसमें सिग्मा पाई अलग होगा, इसमें सिग्मा पाई अलग है, इसमें देख ली XeO4 है, तो ये हमारा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। बताइए, यहां जहां डबल बॉन्ड होगा एक सिग्मा एक पाई होगा, तो एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा, टोटल सिग्मा कितना? 4। पाई की बात करिए, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां एक सिग्मा एक पाई होगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, यानी पाई भी कितने हो गए? 4। तो ये इकलौता ऑप्शन आंसर क्या था? XeO4 इज द करेक्ट आंसर आपका, 4 सिग्मा 4 पाई। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉयड हार्मोन, देखिए स्टेरॉयड हार्मोन उसको कहते हैं, यानी स्टेरॉयड हार्मोन उसको कहते हैं जिसको क्या कहते हैं? कोई मॉडरेट नहीं करे, यानी अपने आप हो, यानी वो किसी ग्लैंड पे यानी किसी ग्रंथि पे डिपेंड ना हो सके, ऑन द सिचुएशन खुद क्या करे? स्रावित हो सके। हमारे पास थायरॉक्सिन है, ये एड्रिनल पे, ये आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए दूसरा एलिमेंट चाहिए, इसीलिए हमारा ये नॉन स्टेरॉयड हो जाएगा। एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, ये हमारा स्टेरॉयड है, बट थायरॉक्सिन इज नॉट स्टेरॉयड है। तो यानी आपका करेक्ट आंसर पूछा है नॉट स्टेरॉयड हार्मोन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन होगा। क्या होगा? थायरॉक्सिन होगा। आइए अगला प्रश्न पे। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा उल्टा हो गया है, इसको थोड़ा देखिए। हम क्वेश्चन पढ़ देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ देंगे। आजा आजा आजा, क्या हो गया? चलिए, क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये मैं आपको करा करके हूं, जो पूरे कंप्लीट खत्म हो जाए उसी को हम लोग कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, हाइड्रोजन गैस Cl2 गैस बना के क्या दे दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड बना दिया, तो ये हमारा पूरे के पूरे रिएक्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। पूरे के पूरे रिएक्शन खत्म हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारा हो जाएगा। जीरो ऑर्डर H2 + Cl2 हमारा क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। आइए, व्हाट इज एस्पिरिन? ये एस्पिरिन जो होता है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड होता है, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विथ एक्वस कोएच टू प्रोड्यूस करेगा? ये जो करेगा CH3 CHCl2, ये आपका दे देगा एसिटल्डिहाइड, मतलब CH3 CH, यानी इसको आप क्या करिएगा? एसिटल्डिहाइड देगा। इस तरह से है आपका स्ट्रक्चर एसिटल्डिहाइड, तो आपका आंसर ये हमारा क्या हो जाएगा? 97 का ए हो जाएगा, CH3 CHCl2 एसिटल्डिहाइड।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ येलो कलर, देखिए कौन येलो कलर नहीं देगा। K3CO6 ये येलो कलर देता है, NH4 अमोनिया ये भी येलो कलर देता है, नहीं देने में हमारे पास कौन है, Zn2FeCN6 ये हमारा ब्लूइश कलर देता है, क्या देता है, ब्लू कलर देता है, ब्लूइश व्हाइट देता है, क्या देता है ये, ब्लूइश व्हाइट देता है आपका। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का सी, यानी सेट डी में 98 का आपका आंसर है सी, Zn2FeCN6 हमारा ये येलो कलर नहीं देता है। अगला प्रश्न आइए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, ये देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने करा करके हूं आपको, एकदम का हीट कराए थे कि क्वेश्चन देख लीजिएगा। NH3 हमारा न्यूट्रल है, NH3 हमारा न्यूट्रल है, Cl हमारा एनायनिक है, तो हमारा क्रोमियम का निकालना था X, एक Cl का होता है -1, दो को Cl तो -2, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में +4 दे दिया तो +1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, X को इधर रोकिएगा तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस तो पहले से है, 2 इधर से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 +3, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना +3 है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया +3 आया, यानी 99 का आपका 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर, देखिए सिस और ट्रांस दोनों करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, सिस और ट्रांस दोनों करेगा ऑप्टिकल, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, ये भी आपको मैंने कराया था न्यूक्लियोफाइल, जो नेगेटिव वाला होगा उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, या जिसके पास लोन पेयर भी होगा उसको भी हम लोग क्या कहेंगे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा SO3 ये नेगेटिव वाला है, ठीक है। उसके बाद R3N जो है मानी ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, बट NO2 प्लस वाला को हमने क्या बताया था इलेक्ट्रोफाइल, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर इज द करेक्ट आंसर, मोर देन 1 हो जाएगा, SO3 भी होगा R3N भी होगा। मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये HBr को जाने अनसेचुरेटेड में HBr जोड़ा जाता है, यानी मार्कोनिकॉफ जो है ना HBr को लिया था, ये आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइसोमर ऑफ डाइथाइल ईथर, ये 3 कार्बोकेटाइन देगा, ये हमारा इस तरह से, यानी आइसोमर देखिए हमने क्या बताया था आइसोमर, ये भी बता करके हूं, आइसोमर कहते उसको है, मोलेकुलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर क्या होगा डिफरेंट होगा, आपको पकड़ने का तरीका बता दें। डाइथाइल ईथर मतलब क्या हो जाएगा C2H5OH, यानी C2H5 का 2 है, ये हमारे पास ईथर है, तो यानी हमारा कार्बन 4 है, कार्बन 4 ही आना चाहिए, कार्बन कितना आना चाहिए 4 ही आना चाहिए डाइथाइल ईथर में। तो यहाँ देखिए था 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कार्बन कितना 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है कार्बन, तो यहाँ 3 कार्बन आ रहा है, इसमें देखिए 2 कार्बन यहाँ ऑलरेडी है, 2 से यहाँ गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ कितना कार्बन 1 है, तो +1 कितना है 5 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, हमारा 4 ही कार्बन, यानी डाइथाइल ईथर में 4 ही कार्बन है, तो हमारे 4 ही कार्बन आना चाहिए। इसमें देखिए 1 कार्बन यहाँ है, 3 से मल्टीप्लाई तो 3, 1 यहाँ ऑलरेडी है तो 3 1 4, यानी हमारा ऐसे भी अगर हमारा परिभाषा आप जाने हुए थे पढ़े हुए रहते तो आप ये आंसर आसानी से कर लेते, और किए भी होंगे नो डाउट। चलिए 91 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये क्वेश्चन आपको बताने के लिए जो है इसको थोड़ा समय लगेगा, और ये इसका डायरेक्ट आंसर हमारा पास जो आएगा क्या आ जाएगा, PH3 इज मोर अल्कलाइन एज कम्पेयर टू NH3, ये इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। इसको हम लोग जो सेट लेकर के आएंगे तो वहां बताएंगे कि ऐसा क्यों होगा, ये आंसर क्यों होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, जब हीट करेंगे तो ऑक्सीजन कौन नहीं देगा, ये हीट करिएगा तो ऑक्सीजन देगा, क्रोमेट में टूटता है CrO3 में, ये ऑक्सीजन देता है, ये भी आपको देता है, जिंकेट Zn2 ये भी ऑक्साइड में देता है, बट ये नहीं देता आपका NH4 ये हमारा नहीं देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, NH4 ये नहीं देगा। ठीक है, आइए CHCl3 ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, जब इसको CHCl3 को ऑक्सीडेशन करेंगे, CHCl3 को ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीजन के संपर्क में, तो ये बनाएगा हमारा CH यानी COCl2 बनाएगा, तो ये बनाएगा हमारा कार्बोनिल ग्रुप, क्या कहलाएगा, और कार्बोनिल ग्रुप को हम लोग कहते हैं फॉस्जीन, क्या कहते हैं फॉस्जीन बनाएगा, क्या बनाएगा ये फॉस्जीन बनाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, फॉस्जीन इज द करेक्ट आंसर। चाहिए आइए अगला प्रश्न पे, अगला प्रश्न पे आइए, यानी 94 का क्या आंसर हो जाएगा, फॉस्जीन। चलिए आइए आगे प्रश्न पे क्या कह रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर आयरन Fe इन सोडियम नाइट्रोप्यूरोसाइड, इसको मैंने आपका फॉर्मूला, ये भी आपका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या था फॉर्मूला Na2
FeCN5 और NO। यहाँ जो NO है पॉजिटिव है, वहाँ जो NO था न्यूट्रल था, यहाँ केटानिक फॉर्म में दिया है। तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर पूछा किसका, आयरन का पूछा, निकाल लीजिए। एक Na सोडियम का होता है, एक 2 सोडियम का कितना हो जाएगा +2, इसका निकालना आता +x। एक Cn का होता है -1, 5 है Cn तक कितना हो जाएगा -5 और +1। इस कंपाउंड में कोई चार्ज है 0 के बराबर हो जाएगा, यानी NO का है हमारे पास, ये सब लिगेंड है। तो एक Cn का होता है -1, तो 5 Cn हमारे पास कितना हो जाएगा -5 +1 NO वाला, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो 2 1 3, तो x माइनस क्या हो जाएगा -2 बच जाएगा बराबर 0, तो x बराबर कितना 2, यानी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर x का कितना आ जाएगा 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, ये आपको मैंने बता करके हूँ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाना। देखिए यहाँ तो आपका घिचपिच है, हमने क्या बताया जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ कितना सिग्मा, एक सिग्मा, इसको मान लीजिए सिग्मा है तो 2 को पाई होगा, इसमें 2 को पाई। चलिए देखिए, तो यहाँ पे एक जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा ऑलवेज सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ 1 सिग्मा 1 पाई है, 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा, इधर से 8 सिग्मा और 9 सिग्मा, मतलब सिग्मा कितना 9। अब पाई के देखिए जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ 2 गो पाई, तो 2 गो पाई यहाँ 2 पाई यहाँ 2 पाई यहाँ 2 पाई यहाँ, तो 8 पाई, और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ 1 सिग्मा 1 पाई, तो 8 1 पाई यहाँ होगा 9, तो यानी पाई भी कितना आ गया 9, सिग्मा भी 9 और पाई भी 9, यह आंसर था करेक्ट आंसर। यानी ये भी आपको कराया हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपका क्या कराया हुआ है सेट के अंदर। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा ईमानदारी से, मैंने 12 सेट लिया है और ये मैं देखिए मैं अपने आप को तारीफ नहीं कर रहा हूँ, 12 सेट में आपका 40 क्वेश्चन टकरा देना ये कम बड़ी बाहर यानी कम काबिलियत की बात नहीं है। हमने उस दिन वीडियो जब ले रहा था तो बताया ही था, हम समझा रहे और आपको समझ में आ रहा, तो ये हमारी काबिलियत है कि जो हम आपको समझा दिए। आपकी काबिलियत तो तब मानी जाएगी जब आप एग्जाम में सही करके आइएगा। ठीक है, और जो जो मैंने बताया है, जो फॉर्मेट में बताया है, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन सेट किया है, उसी आधार पे क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग, इसका हो गया। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपको मैंने करा करके हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीएमाइड, यानी नायलॉन 6 दे दिया और बैकलाइट, ये हमारा पॉलीएमाइड है, क्या है, तो हमारा बोथ आंसर क्या हो जाएगा मोर देन 1 आएगा आंसर। किसी किसी बुक में सिर्फ नायलॉन दिया हुआ होगा तो नहीं, अब आयोग पे इस पे निर्भर करेगा कि आंसर क्या देगा। ठीक है, जहां कंडीशंस है मैं आपको बताते चल रहा हूं कि कहां कंडीशंस आ सकती है। अब क्या मैं आपको ये नहीं बताया था, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री पे कार्बोकेटाइन क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री पे कार्बोकेटाइन, उसके बाद क्यों ना 1 डिग्री पे, यानी सबसे कम स्टेबल कहाँ होगा 1 डिग्री पे, सबसे ज्यादा कहाँ 3 डिग्री कार्बन में। और मैंने ये बताया था कि डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, तो हम बता देंगे कि मतलब ये कार्बन कितने कार्बन के सराउंडिंग से जुड़ा हुआ है, यानी इसके कार्बन में यानी कितने सराउंडिंग कार्बन है। तो बताइए यहाँ पे 3 को कार्बन सराउंडिंग है कि नहीं है, ये कितना डिग्री है 3 डिग्री। आंख बंद करके आंसर मारना था, आंख बंद कर, ये हमारा कितना है 1 डिग्री, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहां पे देखिए ये हमारा क्या है, ये फिनाइल ग्रुप से किससे जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये यहां भी तो फिनाइल, ये हमने क्या कहा कार्बन से डिसाइड होता है डिग्री, नॉट फिनाइल से डिसाइड होता है डिग्री। ठीक है, तो यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 87 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव रेड प्रिसिपिटेट विद अमोनिएट क्यूपरस क्लोराइड। देखिए मैंने क्या एसिडिक कैरेक्टर नहीं बताया था, एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3, क्या बताया था या नहीं बताया था। तो क्या एसिड रेड पे एक्शन करता है, एसिड रेड पे एक्शन नहीं करता है। तो यहां पे देखिए जिस स्ट्रक्चर में sp3 और sp का कॉम्बिनेशन है वो कभी कलर नहीं देगा, कभी कलर नहीं देगा, क्योंकि क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। ये हमारा sp3, ये हमारा क्या हो जाएगा बेसिक कंडीशन ज्यादा होगा इसका, और इसका क्या है sp, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो एसिड और बेस मिलता तो क्या देता है न्यूट्रल, तो कोई कलर ही नहीं आएगा। तो यहां पे देखिए वही बात है, इसमें आपका आएगा क्या आएगा sp2 का कॉन्फ़िगरेशन है, इस पे हमारा sp है, लेकिन यहाँ क्या है ये हमारा हाइब्रिडेशन क्या है sp3 और इसका है sp, तो sp3 और sp होने के कारण ये कलर हमारा नहीं देगा, यानी 86 का बी नंबर देगा। ये भी हम क्वेश्चन कराए हुए हैं आपको डिस्कशन में, कंप्लीट हम कराए थे, पूरा हम निचोड़ रख करके रख दिए थे 12 सेट में, और लोगों ने 12 सेट यानी पूरे कंप्लीट इसलिए नहीं देखे कि लगा उनको कि नया चैनल है ये क्या दे देगा। लेकिन जो नया यानी मतलब देखिए नया पुराना से मतलब नहीं होता, कंसेप्ट देखे जाता है और कंटेंट देखे जाते हैं कि हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं उस लेवल का क्वेश्चन बताया जा रहा है या नहीं बता रहा है। अगर बताया जा रहा है तो बिल्कुल हमारे लिए सार्थक है, नहीं बताया जा रहा है वो पुराना ही क्यों ना हो, वो मैटर नहीं करता कि कितना पुराना है। ठीक है, चलिए
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आप तो बना लिए, इसका बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर आपका क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसमें हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के हमारा रोल आ गया। क्या आ गया? यानी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के लिए हमारे पास जो हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास -I। तो इसमें इंडक्टिव देने वाला हमारा देखिए एक हाइड्रोजन घुसा हुआ Cl, इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर? करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, 88 का ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ये भी उल्टा हो गया, थोड़ा मैनेज करिएगा, घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। चलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हम ही को होगा पढ़ने में। कह रहा है कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की गति चाल जो है इतना 32 मीटर है, तो 35 डिग्री पे हमने क्या बताया था? साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता, हमने बताया था। और एक फार्मूला भी लिखा था। क्या लिखा था? 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का यानी जो हमारा स्पीड है क्या है? 332 है। टाइम टेम्परेचर पर जैसे अगर आपको चेक करना प्रैक्टिकली वे में, तो कोई गरम गरम आया है उसे कुछ बोल दीजिए तो उसकी साउंड देखिएगा बहुत तेजी के साथ निकलेगा। क्या होगा? तेजी के साथ निकलेगा। तो हम फॉर्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे? 0 यानी साउंड स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में 332 ये 0 डिग्री पे प्लस जितना टाइम हमारे 0.6 इंटू टेम्परेचर। ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा था वीडियो में, डिस्कशन में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था, उसी को अप्लाई करना था। क्या 332 0 डिग्री पे दिया हुआ ही है प्लस 0.6 इंटू टेम्परेचर कितना 35, टेम्परेचर कितना 35, तो मल्टीप्लाई करिए 6 5 30, 0 36 घटा 3 21, 21 आया। यानी 332 प्लस 21 जोड़िए कितना आएगा? 3 3 2 5 और 3 353 हमारे पास है। क्या 353 द करेक्ट आंसर। थोड़ा उल्टा हो गया, इसको मैनेज कर लीजिएगा आप, ठीक है ना? बिकॉज थोड़ा इस टाइम के अभाव के कारण हमको जल्दी आपके पास डिस्कशन कराना था, आंसर देना था, इसी वजह से हम इसको मर्ज नहीं कर पाए, सेट नहीं कर पाए। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए प्लीज। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है? देखिए द्रव्यमान निर्भर है, आयतन निर्भर करता है, अपवर्तनांक निर्भर किसी पे नहीं करता। और प्रदान क्या हो जाएगा? ये हमारा पास क्या हो जाएगा? इसको इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी मात्रता हमारे पास स्वतंत्र में हमारा कौन होता है? अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। 78 का आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहाँ गया? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, CNO तथा F में द्वितीय आयन विभव कितना जो है घटता हुआ क्रम में सजाइए। घटता हुआ क्रम में ये भी हम बता करके थे। आपके पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए। ये हमारे पास 2p वाला 2 है, ये हमारा 2p3 वाला है, ये हमारा 2p4 वाला है, ये हम आपका जो है 2p5 वाला है। इतना तो कॉन्फ़िगरेशन आपको आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो बस पकड़िए, समझिएगा। हम फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका लॉस होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका लॉस होगा, ये कार्बन का है, तो ये हमारा हो जाएगा 2p1। इसका लॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2p2, इसका लॉस होगा तो ये हो जाएगा 2p3, इसका लॉस होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2p4। अब यहां पे हम बात डिसाइड करता है, हमारे पास क्या डिसाइड करता है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में देखिए ये 2p1 है, ये रखना चाहता है 6, एक रखेगा हमारे पास, ये टेंशन बनाएगा, क्या करेगा? इसको हटा ले जाओ। तो इसको हटाने में हमारा कोई टेंशन नहीं है, कारण इसमें कम से कम एनर्जी देना पड़ेगा हमको। चलिए उसके बाद आइए, ये नाइट्रोजन का 2p यानी 2p3 था, 2p से 2 आ गया, तब करेगा यार हमारा भी कोई लेवल ही नहीं रह गया अब, तो हमारा भी कोई अजी नहीं, इसमें से ले जाओ इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 3 रहना चाहिए कम से कम, बचा ही 2, जो चाहे ले जाओ, तो इसका कम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ बात देखिए, ऑक्सीजन का है 2p3, यहाँ से ये चाहेगा कि नहीं हम 2p3 में बने रहे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हमको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा इसके रेस्पेक्ट में, फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में। तो इसके बाद कौन आ जाएगा? फ्लोरीन। उसके बाद कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। तो अब ऑर्डर बता लीजिए किसका ज़्यादा होगा, बताइए। ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फ्लोरीन का होगा, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद कार्बन का होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर द करेक्ट आंसर आपके पास देख ली, यानी ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद कौन? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कार्बन आएगा। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग, पी कक्ष में नोडल तलों की संख्या क्या है? ये मैंने बताया था, एस में कितना 0, पी में कितना 1, डी में कितना 2, एफ में कितना 3। डायरेक्ट आंसर इससे आ गया आपका, पी में नोडल प्लेन पूछ देते कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट मैंने लिखा है तो एस सबसे यानी 0 है तो कितना? एस के लिए हमारा 0, पी के लिए हमारा 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। हमारा पूछ दिया नोडल प्लेन, यानी अगर पी एक्स की बात किया तो 1, पी वाई की बात करता है तो 1, पी जेड की बात करता है 1।
यानी पी के लिए हमारे पास कितना है, 1 ही है, तो हमारा किसकी के लिए भी पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर, नोडल प्लेन इज द करेक्ट आंसर 1, करेक्ट आंसर इज द 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बंधन की क्षमता किसमें प्रबल होगी, किसमें प्रबल होगी, तो किसमें प्रबल होगी, जिसमें हमारे पास लोन पेयर की कंडीशन आएगा, तो इसमें सारा कंडीशन में है, तो इसमें हमारे पास जो हो जाएगा ए भी होगा और सी भी होगा, तो हमारा मोर देन हमारा डी आंसर आएगा, क्या है मोर देन 1 आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग, थोड़ा मैनेज करिएगा, ये भी उल्टा हो गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो देखिए एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट बीटा जो है रेडियो एक्टिव यानी रेडियो वेव है, क्या है रेडियो वेव, बीटा आपका ना है नहीं हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आंसर, तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। आइए, ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, यानी रेजिस्टेंस को सेमीकंडक्टर जो हम हीट करेंगे, ये भी आपका सेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। तो अब ये बताइए, नहीं डायरेक्ट मैंने बता करके हूँ सेट में, और वही क्वेश्चंस आया है आपके पास मैं बार बार कह रहा हूँ आपके पास वीडियो है, अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप पूरे वीडियो के कंप्लीट ईमानदारी से देखिए, मैंने आपको ये आंसर दिया है या नहीं दिया है, और वहाँ सेट से आया है कि नहीं आया, तो आपके पास लग रहा 40 से ज़्यादा क्वेश्चन क्या है ज्ञानघर के, डायरेक्ट ज्ञानघर से आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास 40 प्लस ज्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन अ साइकिल, जब थर्मोडायनेमिक्स पर जब मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया, थर्मोडायनेमिक्स में हमने बताया आपको कि क्लोज जब होगा तो नेट एनर्जी इंटरनल एनर्जी क्या होगा, 0, मतलब अनचेंज, कुछ होगा ही नहीं, जो है हमारा वही रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिमेंस अनचेंज हो जाएगा, रिमेंस अनचेंज रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इन अ साइक्लिक प्रोसेस रिमेंस अनचेंज हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न पे पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर न्यूक्लियर फ्यूल, बेटर न्यूक्लियर फ्यूल कौन है, अगर प्लूटोनियम होता तो हो जाता, अगर प्लूटोनियम नहीं है तो थोरियम होगा, थोरियम के बाद यूरेनियम है, यानी दोनों अप्रोक्सीमेटली सामान्य होता है यूरेनियम और थोरियम, तो इसका भी आंसर आयोग हमारा क्या लेता है, अगर डी लेगा मोर देन 1 तो ठीक है, अगर आंसर नहीं लिया तो सी इसका द करेक्ट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट, जिन्होंने थोरियम मारा है वो करेक्ट होगा, थोरियम के बाद आता है यूरेनियम, थोरियम के बाद आता है यूरेनियम, सबसे ज्यादा है प्लूटोनियम का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, द यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल, ये तो आप लोग को पता होगा, ये हमने नहीं कराया है, ये सब बेसिक चीज के क्वेश्चन का लेवल दे करके मैं ये सब चीज पे नहीं गया था, मैं उसी पे गया, लेकिन इस पर कुछ क्वेश्चन आसान कर दिया है। चलिए ठीक है, आइए, डोमेन्स कहा जाता है अरेंजमेंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक का, अरेंजमेंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक को हम लोग डोमेन्स कहते हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर, फेरोमैग्नेटिक द करेक्ट आंसर, फेरोमैग्नेटिक द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे, चलिए आपका पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें से ज्ञान घर ने तहलका मचाया है, 40 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट आपका डिस्कशन से दे दिया, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो डायरेक्ट सेट का ही क्वेश्चन है जो मैंने कराया है, यानी ये कम गर्व और उत्साह की बात नहीं होगी कि 12 क्लास में यानी 12 सेट मैंने प्रैक्टिस कराया, उसमें 40 क्वेश्चन यानी 80 में से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट ज्ञान घर के साइड से आ गया हो, ये कम बड़ी फख्र की बात नहीं है। अगर आप क्या कहते हैं पूरा वीडियो देखेंगे, डिस्कशन के बारे में देखेंगे, एक्सप्लेनेशन के बारे में देखेंगे, आंसर मैंने करेक्ट किया, हर एक चीज़ आप तक पहुंचाया, ठीक है, तो आप अपनी ईमानदारी से इस चीज़ को मिला लीजिए, देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि रियल में हाँ ज्ञान घर कि यूट्यूब चैनल पे जो है वीडियो में बताया हुआ है सारा चीज़, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, थोड़ी लाइक अप्रिशिएट तो बनती है कि हाँ ज्ञान घर ने यानी कम समय में इतना अच्छा स्कोर कराया है। आप पूरे डिस्कशन को देख लीजिएगा, कम्प्लीटली देखिए। आई होप कि आप सभी का यानी एग्ज़ाम अच्छा गया हो, रिजल्ट गया होगा, रिजल्ट आएगा भी, आप लोग अच्छे टीचर बने। हम लोग की यानी ज्ञान घर की पूरी टीम का दुआ आपके साथ है, ठीक है। भगवान से प्रार्थना भी है कि आप सफल हो, कामयाब हो, जहाँ भी रहें सुखी संपन्न रहें, ज्ञान घर से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।